नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार और मेरे इस चैनल पे। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है और अंत तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि जैसा कि आपने थंबनेल को देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो आज का वीडियो है वो किस विषय पर आधारित है। तो ऐसा ही, क्योंकि जैसा कि सवाल एक हमारे व्यूवर ने पूछा हुआ है और बहुत ही उन्होंने जिज्ञासा पूर्वक ये अवगत कराया है कि सर बहुत ही अर्जेंट में इस तरीके का वीडियो आप जारी करें, उसको बना के सारे जो कंटेंट है उसको संकलित करके हमें बताने का प्रयास करें, कि जिससे कि हम जैसे आम नागरिक को जो घटना घटित होती है कि जो वाइफ के द्वारा जो प्रताड़ना की जाती है, क्योंकि हम लोग उससे बहुत परेशान रहते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो कभी किसी ज़माने में जो भारतीय नारी को बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही शोषित वर्ग करके उनको समझा जाता था, माना जाता था, जो उसी के अधीन उस समय के जो बने कानून हैं, जब जिस समय की जो भारतीय नारी को बहुत ही शोषण किया जाता था, उनको परेशान किया जाता था, तो उनके बचाव में, उनकी जो इंटरेस्ट में ध्यान में रख के जो कानून बनाए गए थे, वो कानून आज भी प्रभावी हैं और आज भी लागू हैं। तो उनका क्या उपयोग होता है, क्या दुरुपयोग होता है, ये समाज में जो घटित घटनाएं उनके आधार पे जो व्यक्ति है वो अच्छे से समझ सकता है। तो कोई व्यक्ति है, कोई व्यूअर हमारे हैं जो कि इसी एक कानून की वजह से जो कि बहुत परेशान रहते हैं। अब क्या दुरुपयोग किया गया है, क्या उपयोग किया गया है, ये हमसे ज़्यादा वो अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम केवल एक चीज़, इसमें सही फैक्ट क्या है और कितनी जानकारी के हिसाब से, लीगल तरीके से कितनी जानकारी में आपको क्या सही है, वो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इसी पर मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा कि आपको उस स्थिति में जो भी आपके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, तो उन एलिगेशन को आप कैसे फेस करें। अगर जो फेस करते हैं तो आपके पास क्या लीगल रेमेडी उपलब्ध रहती है, और अगर जो लीगल रेमेडी उपलब्ध रहती है तो उसके अधीन आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं। तो बात करते हैं, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह मेरी यही रहेगी कि अगर जो आपने वीडियो पे, अगर जो आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे इंटरेस्टिंग लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक अवश्य कर दें, और ऐसी जानकारी दूसरों लोगों तक साझा करने के लिए, दूसरों को पहुँचाने के लिए इसको शेयर अवश्य कर दें, जिससे दूसरों लोगों को भी ऐसी जानकारी जो उनको समय रहते नहीं उपलब्ध हो पाती है, वो भी किसी न किसी के माध्यम से उपलब्ध हो सके। तो और जैसा कि एक जो प्रश्न है, प्रश्न ये है कि अगर जो कोई पिटीशन पेंडिंग है, जाहिर सी बात है कि जो हस्बैंड और वाइफ में जो डिस्प्यूट उत्पन्न हुआ है, उन डिस्प्यूट में और वाइफ की तरफ से ऑब्जेक्ट केवल एक ही निकल के आता है कि हस्बैंड के ऊपर जो भी एलिगेशन, जो भी इम्प्लीमेंट, जो सेक्शन इम्पोज किए गए हैं वो पेंडिंग रहे, और जिससे पेंडिंग होने के दौरान ही हस्बैंड परेशान होगा, उसके परिवार वाले, रिश्तेदार वाले वो भी परेशान होंगे, जिसके दबाव में आके हमसे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। तो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा कि नहीं करेगा, ये तो समय रहते वो वक्त वक्त की बात होती है, वो समय बताता है कि किस केस में कॉम्प्रोमाइज़ होता है और कब होता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इस जो कोर्ट प्रोसीडिंग है, जो प्रक्रिया है, इसके दौरान हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की उम्र तो रुकती नहीं है, वो कंटिन्यूसली अपने आप चलती रहती है। टाइम कभी किसी के लिए नहीं रुकता है और उम्र बढ़ती रहती है, क्योंकि हर एक कदम पर एक उचित फैसला लेना ही अति आवश्यक है। तो इसी के आधार पे अगर जो वाइफ डिवोर्स नहीं भी दे रही है, या हस्बैंड वाइफ को डिवोर्स नहीं दे रहा है, तो एक लोग चाहते हैं, दूसरे लोग नहीं चाहते हैं, तो उस स्थिति में अगर जो एक पक्ष है, वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, कोई भी हो सकता है, अगर जो वो दोबारा शादी करना चाहता है या वो अपने किसी दूसरे के साथ अपने आप को सेटल करना चाहता है, तो उस स्थिति में क्या क्या करना चाहिए, किन किन आधारों को ध्यान में रखते आपको वो कदम उठाने चाहिए। तो एक एक करके मैं सभी आधार आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ, एक चीज़ और है, वीडियो इसके बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि एक आधार दूसरे आधार से कनेक्टेड है, और इसमें से अगर जो एक भी आधार अगर जो मिस हो जाता है या आप उसको स्किप कर देते हैं, तो वीडियो को समझने में काफ़ी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मैं बात ये करूँगा कि अगर जो आपको ये पता चलता है कि वाइफ कोई, हस्बैंड के अंदर कोई भी या कमी है, या वो इम्पोर्टेंसी की जो प्रॉब्लम है उसके अंदर व्यतीत हो रही है,
है। तो इस आधार पे अगर जो आपको लगता है तो आप सेक्शन 12 में वाइडेबल मैरिज डिक्लेयर करा सकते हैं, कि जिसमें कि शून्यकरण करने का प्राविधान है, कि जिसमें आप अपनी शादी को उसमें वाइडेबल डिक्लेयर करा सकते हैं, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं। ग्राउंड नंबर टू ये है कि अगर जो आपको ये लगता है कि ये प्रतीत होता है कि जिस समय शादी हुई थी उस समय पति या पत्नी दोनों में से किसी एक की भी कंसेंट नहीं थी, अगर जो कंसेंट थी वो मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट, यानी कि कुछ और समझ के उसने कंसेंट दी हो, या उस कंसेंट को फ्रॉड के जरिए अगर जो कंसेंट ऑब्टेन की गई हो, तो इस तरीके से अगर जो स्वीकृति ली गई है शादी के लिए, तो इस तरीके की स्वीकृति को स्वीकृति नहीं माना है कोर्ट ने। और इस पे प्रतिपादित सिद्धांत कई पारित किए हैं, जिनके अवलोकन में आज के जो दृष्टिगत रखते हुए विधि सर्वमान्य किए जाते हैं। तो इसी के आधार पे अगर जो आपने कंसेंट ली है तो वो फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए, या डरा के और धमका के, जैसा कि हमारे जो ब्रिटिशर्स जब रूल कर रहे थे उस तरीके की जो प्रथा प्रचलित थी, उस आधार पे इस तरीके की अगर जो आप डरा के धमका के अगर जो कोई कंसेंट ली जाती तो इस कंसेंट को कंसेंट कोर्ट ने नहीं माना है। और इसके अतिरिक्त बात करते हैं ग्राउंड नंबर 3 पे। ग्राउंड नंबर 3 ये है कि अगर जो आपने हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की शादी हो चुकी है और शादी होने के उपरांत कुछ समय बाद आपको ये ज्ञात होता है कि जो वाइफ है वो वाइफ शादी से पहले ही किसी और पार्टनर के साथ रहकर वो उससे प्रेग्नेंट हुई है, तो ये अगर जो प्रेगनेंसी की बात अगर जो छिपाई जाती है शादी के समय, जिससे शादी हो रही है, विवाह हो रहा है, उसके आधार पे अगर जो उसको बात पता चलती है तो वो इस आधार पे भी आप अपने जो वाइफ है उसके अगेंस्ट आप पिटिशन प्रस्तुत करके आप उससे अपनी मैरिज को वो नल एंड वाइड डिक्लेयर करा सकते हैं। बात करते हैं ग्राउंड नंबर 4। ग्राउंड नंबर 4 ये आता है निकल के सामने कि अगर जो आपने किसी भी व्यक्ति के साथ, क्योंकि जो ग्राउंड की जो एक क्योंकि वैलिड मैरिज के जो ग्राउंड है जैसा कि सेक्शन 5 में निर्धारित किया गया है कि जो ग्राउंड क्या क्या होंगे, किन किन आधार पे अगर जो फुलफिल किए जाएंगे तो वैलिड मैरिज कही जाएगी। अगर जो वैलिड मैरिज के अगर जो ग्राउंड फुलफिल नहीं होते हैं उस आधार पे भी आप अपनी मैरिज को वाइड या वाइडेबल डिक्लेयर करा सकते हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष आपको प्रार्थना पत्र अवश्य प्रस्तुत करना होगा। उसी के आधार पे माननीय न्यायालय अगर जो आपके तथ्यों पर विश्वास करती है तो उस आधार पे आपके फेवर में विवाह का शून्यकरण करते हुए आपके फेवर में डिक्री के आदेश पारित कर देगी। और इसके साथ में अगर जो सबसे पहले ये कंडीशन निकल के आती सामने कि अगर जो दो व्यक्ति अगर जो विवाह कर रहे हैं तो वो दोनों व्यक्ति अनमैरिड होने चाहिए, यानी कि उनका पूर्व से विवाह के पूर्व से कोई भी पार्टनर उनका जीवित नहीं होना चाहिए। अगर जो जीवित है तो उससे उसका डिवोर्स पहले से होना चाहिए। तो इसके आधार पे अगर जो आपको शादी के बाद अच्छा एक चीज़ और निकल के आती है कि ये जो ग्राउंड है ये किन किन आधार पे इनका जो टाइम पीरियड क्या है, कितने दिन में आप ऐसी पिटीशन प्रस्तुत करके आप माननीय न्यायालय से अपनी जो मैरिज है उसको आप वाइडेबल डिक्लेयर करा सकते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो ये है कि आप विद इन 1 ईयर, अगर जो 1 साल के अंदर आपको ये जानकारी होती है कि आपकी जो शादी हुई थी वो गलत हुई थी, उसमें कोई भी जो कंडीशंस हैं वो मिस हुई थी, या जो ग्राउंड या जो वैलिड मैरिज के जो ग्राउंड है उनमें से वो कंप्लीट तरीके से लागू नहीं किए गए थे, तो इस आधार पे आपकी जो मैरिज है वो वाइडेबल डिक्लेयर करा सकते हैं। तो इसमें जो डिवोर्स की जो लंबी चौड़ी जो प्रोसीडिंग होती है वो आपको फेस करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं बार बार ये अवश्य कहना चाहूँगा कि डिवोर्स की अगर जो आपने पिटीशन फाइल किया है तो उसके आधार पे आपको वो पिटीशन फाइल नहीं करनी चाहिए, सिंपली पिटीशन मूव करनी चाहिए सेक्शन 12 में कि जिसमें आप अपनी शादी को वाइडेबल डिक्लेयर करा सकते हैं। अन्यथा कोई भी अगर जो जीवित रहता है तो उस आधार पे आपकी मैरिज जो है वो अनवैलिड यानी वाइडेबल डिक्लेयर कराई जा सकती है। इसके अतिरिक्त और ये भी ग्राउंड है जो सभी लोग जानते हैं कि लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होना मस्ट है। इसमें से अगर जो एक भी दिन अगर जो कोई भी कम रह जाते हैं शादी के समय, और ये तथ्य अगर जो शादी के बाद आपको पता चलते हैं, ऐसा नहीं है कि शादी हो गई तो सारे कानून और सारे नियम खत्म हो गए, क्योंकि शादी होने के उपरांत अगर जो 1 साल तक ऐसी जानकारी आपको अगर जो पता चलती है तो इस आधार पर आप माननीय न्यायालय के समक्ष आप प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अपने शादी को वाइडेबल डिक्लेयर करा सकते हैं। वो चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, कोई भी हो जिसको भी ऐसे तथ्य का पता चलता है। और इसके अतिरिक्त ये भी चीज़ है अगर जो कोई व्यक्ति
विवाह के समय शादी जब हो रही थी उस समय वो इंसेन था, यानी कि उसको अगर जो कोई मेंटल डिसऑर्डर था, वो तथ्य अब बाद में पता चलते हैं शादी होने के बाद। तो इस आधार पे भी आप अपनी मैरिज को वाइडेबल डिक्लेयर करा सकते हैं, क्योंकि ये एक जो ग्राउंड है वो सेक्शन 5 की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। अगर जो ऐसे कोई भी ग्राउंड अगर जो मिस है फॉलो नहीं किए गए हैं, तो उस आधार पे आप अपनी मैरिज को वाइडेबल डिक्लेयर करा सकते हैं। और एक स्थिति ये भी है जो कि ग्राउंड ये भी निकल के आता है, और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा जगह ये देखने को मिलता है कि अगर जो कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस है, जो ऐसी परिस्थिति है और ये पहले से ज्ञात है कि अगर जो पार्टनर है, जो हस्बैंड एंड वाइफ जो भी हो सकता है, वो शादी के बाद अगर जो ये पता चलता है कि वो उसमें संतान उत्पन्न करने की अगर उसमें क्षमता नहीं है, वो वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो कोई भी हो, तो इस आधार पे दूसरा पक्ष अपनी शादी को वाइडेबल डिक्लेयर करा सकता है। इसमें करना वही है, सेम चीज़ें, आपको डिवोर्स की तरह उसमें लंबी चौड़ी प्रोसीडिंग से नहीं गुजरना है। सिंपली आपको सेक्शन 12 में पिटिशन मूव करके आप अपनी शादी को वाइड डिक्लेयर करा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो ग्राउंड निकल के सामने आता है, जो बहुत ही कम अब लोग कंसीडर नहीं करते हैं, कि जो दोनों में हस्बैंड एंड वाइफ में अगर जो दोनों में रिलेशन है, प्रोविटेड रिलेशन निकल के सामने आता है। प्रोविटेड रिलेशन कहने का मतलब ये है कि 5 जनरेशन फादर के साइड और 3 जनरेशन मदर की साइड में, अगर जो उनमें से कोई आपस में अगर जो शादी करते हैं, तो इस तरीके की अगर जो रिलेशन है तो वो प्रोविटेड रिलेशन के अंतर्गत आती है। इस तरीके की अगर जो रिलेशन अगर जो आपको शादी के बाद अगर जो पता चलती है, तो इस आधार पे आप अपनी जो मैरिज है उसको आप वाइडेबल डिक्लेयर करा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर जो शादी होने के बाद अगर जो आपको ये भी पता चलता है कि जो आपने कंसेंट दी थी, जो ग्राउंड जो मेंशन किए थे सब कुछ फुलफिल है, अगर जो उसमें आपके शादी के दौरान जो हिंदू के जो रीति रिवाज हैं, उनकी जो हर एक परिवार की कस्टम होती है, वो कस्टम प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं की गई है, तो इस आधार पे भी, क्योंकि कस्टम फॉलो नहीं की गई, तो इस आधार पे हस्बैंड एंड वाइफ जो भी सुटेबल जिसको लगता है, वो अपनी मैरिज को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अपनी मैरिज को वाइडेबल सेक्शन 12 में डिक्लेयर करा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त ये भी जरूरी है कि जो दोनों की मैरिज है, वो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के जो मैरिज, जो उनके जो परिवार के जो सपिंडाज हैं, वो सपिंडा एक दूसरे के सेम नहीं होने चाहिए, यानी कि जो शादी होनी चाहिए वो अलग अलग सपिंडाज में होती है, तभी वो उसको वैलिड मैरिज माना जा सकता है। और एक नया तथ्य है, जैसे कि अभी तक जो हमारे मॉडर्न जो टाइम में जो लागू होता है, क्योंकि आजकल समय में सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं और बहुत सारे मैरिज ब्यूरो हैं, जिनमें एक दूसरे के जो बायोडाटा है वो एक्सचेंज किए जाते हैं। और इन एक्सचेंज करने के दौरान एक चीज़ तथ्य ये भी निकल के सामने आया है कि जो तथ्य बताने वाले हैं वो बताए जाते हैं, और जो छिपाने वाले तथ्य है वो छिपाए जाते हैं, यानी कि जो सही जानकारी दूसरे पक्ष को देना चाहिए वो जानकारी नहीं दी जाती है। ऐसे में अगर जो कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी कि अगर जिसको हस्बैंड एंड वाइफ उसको शादी से पहले कोई कन्विक्शन हो चुका है किसी भी अपराध में, और ये जानकारी आपको बाद में पता चलती है कि आपके पार्टनर को पहले से पूर्व में उसको इम्प्रिजमेंट हो चुका है, यानी कि वो जेल की कारावास काट चुका है, तो इस आधार पर आप अपनी शादी को वाइडेबल डिक्लेयर करा सकते हैं। और बहुत ही एक अतिरिक्त ग्राउंड ये भी है, जिसके आधार पे अगर जो आपको ये लगता है कि शादी जब हो रही थी तो उसने कंसेंट दी थी, कोई भी पार्टनर हो तो कंसेंट दी थी, लेकिन उसको ये जानकारी नहीं थी कि ये जो रीति रिवाज और जो कुछ हो रहा है ये उसमें उसकी शादी हो रही है, यानी कि उसमें इतनी समझ या उतनी परिपक्वता नहीं थी जिससे वो उसको ज्ञात हो सके कि उसकी शादी हो रही है। यानी कि नॉलेज ऑफ द मैरिज, अगर जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को अगर जो अपनी शादी की अगर जो नॉलेज नहीं है, तो उनको अगर जो विद इन 1 ईयर तक अगर जो उनकी अगर जो शादी की अगर जैसे नॉलेज होती है, उनकी कंसेंट को नहीं माना जा सकता, तो इस आधार पर आप अपनी मैरिज को वाइडेबल डिक्लेयर करा सकते हैं। और आज का वीडियो यहीं तक है, इतना ही है, और मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नई चर्चा के साथ एक नए विषय पर। जैसा कि एक प्रश्न किसी के द्वारा पूछा जाएगा, और मेरी रिक्वेस्ट अगर जो आपके भी कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप हमें कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। अतिरिक्त या आप हमसे कोई जानकारी जानना चाहते हैं, या आप हमसे कोई पर्सनल लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो हमसे कॉन्टेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो स्क्रीन पे भी है और साथ में डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जिससे आप प्रोसेस फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम का सलूशन जान सकते हैं। और वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।